अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इस इजलास में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की पेश करदा करारदाद पर ईवान ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम और बमबारी की मज़म्मत की। इजलास में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामी ममालिक की क़यादत को चाहिए कि वो वक्त ज़ाया किए बगैर इकट्ठी हों। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला फ़लस्तीन पर शहबाज शरीफ के जज्बात की तारीफ़ की और कहा कि कौमी असम्बली की मुतफ़िक़ा करारदाद से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ईवान में तुर्की जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ईवान को बताया कि उनकी तुर्की में चीनी वज़ीर ख़ारिजा, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा और सूडानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकात तय है। चारों वज़राए ख़ारिजा सिक्योरिटी इजलास और OIC के इजलास के बाद की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेंगे और UN जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात करके अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को फ़ौरी तलब करने का इजलास बुलाने का मुतालिबा करेंगे। नाज़रीन, आज पूरा ईवान फ़लस्तीन के मसले पर एक पेज पर इकट्ठा नज़र आया। एक अच्छा तासुर मिला कि सियासी क़यादत फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। पूरी कौम, पूरा मुल्क फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज हुकूमती रहनुमा और तर्जुमानों का इजलास हुआ। इस इजलास में जुम्मे के दिन इजरायली बर्बरियत के ख़िलाफ़ सरकारी तौर पर यौम एहतजाज मनाने का फ़ैसला किया गया है। इस वक्त फ़लस्तीन पर इसराइल की जारियत मुसलसल जारी है। गज़ा पर इसराइली हमलों को आज 8 दिन हो चुके हैं और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इन 8 दिनों में इसराइली हमलों से 218 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 58 बच्चे शामिल हैं, 34 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली हमलों के नतीजे में इस वक्त ज़ख्मियों की तादाद जो है ये 5000 से ज़ायद हो चुकी है। इसराइली फोर्सेस गज़ा पर मुसलसल बमबारी कर रहे हैं। इन हमलों में घरों को निशाना बनाया जा रहा है, मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस 10,000 से ज़ायद अफराद जो है वो बेघर हो चुके हैं। इसराइली बमबारी के नतीजे में गज़ा में कई इलाकों की जो बिजली है मुनक़ते हो चुकी है। और फ़लस्तीन में इस वक्त इसराइली हुकूमत के ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल में जो है वो पूरी दुनिया देख रही है कि किस कदर इजाफा हो रहा है, किस कदर कशीदगी बढ़ रही है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गज़ा की पट्टी पर पूरी क़ुव्वत से हमले कुछ अरसे तक जारी रहेंगे। दूसरी तरफ फ़लस्तीन पर जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बिरादरी की खामोशी जो है ये भी एक सवालिया निशान बन चुकी है। फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जो इजलास हुआ ये बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ। सलामती काउंसिल में पेश की जाने वाली करारदाद को अमरीका की तरफ से वीटो कर दिया गया, जिसकी वजह से सलामती काउंसिल के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका और बाद में इस इजलास को मौखर कर दिया गया। दूसरी तरफ OIC का भी हंगामी इजलास हुआ। इस इजलास में भी फ़लस्तीन और इसराइली बमबारी और वहशियाना हमलों को एक रिवायती करारदाद मंजूर की गई और इसको निपटा दिया गया। OIC ने भी अपनी करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालिबा किया कि वो फ़लस्तीन पर हमले रुकवाए, बेगुनाह फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए बैनुल अक़वामी हिफाजती फ़ोर्स मुहैया की जाए। अब सवाल ये है कि क्या OIC की मज़म्मती करारदाद जो है ये फ़लस्तीनियों को इसराइली मज़ालिम से निजात दिलवा सकेगी? ये भी अहम सवाल है कि आलमी बिरादरी इसराइली मज़ालिम पर खामोश क्यों है? अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली मज़ालिम पर मुश्तरका एलामिया जारी क्यों नहीं कर सका? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर जहांगीर अशरफ काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। सर, ईद मुबारक, आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है फ़लस्तीन में, जिस तरीके से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, बमबारी की जा रही है, ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उन सड़कों को भी जो है ना वो ख़त्म किया जा रहा है, वो सड़कों को बंद किया जा रहा है जिनके रास्ते जो हैं वो हस्पतालों की तरफ जाते हैं। सर, OIC का भी इजलास हुआ, रिवायती मज़म्मती करारदाद जो है ना वो मंजूर की गई। क्या ऐसी रिवायती मज़म्मती करारदादें फ़लस्तीनियों के मसाइल हल कर सकती हैं सर? बिल्कुल नहीं। और ये जो मज़ालिम जो इज़राइल की तरफ से वो बेचारे फ़लस्तीनियों पे जो ढाया जा रहा है, ये तो हर 4 साल के बाद, हर 5-4 हज़ार, ये इन्होंने 2006 में किया, 2008 में किया, 2012, 14 और आज कर रहे हैं। ये हर 3-4 साल के बाद इस किस्म के हमले करते हैं और सैकड़ों में बेचारे फ़लस्तीनियों को वो मारते हैं। और अमेरिका,
इसराइल और जो उनके मगरबी जो पार्टनर्स हैं वो यही कहते हैं कि बस दोनों फरीक जो हैं उनको मिलजुल के बातें करनी चाहिए और किसी को इसराइल को कंडेम नहीं करते। और ये उनकी मुनाफिकत है, उनकी इस्लाम दुश्मनी है। और हम जो मुसलमान हैं हम तो अपने ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो बेचारे दूसरे जो हैं, चाहे कश्मीरी हो, फ़लस्तीनी हो और मुसलमान हो, तो रोहिंग्या हो, कोई भी हो, उनके काम हम बिल्कुल नहीं आते। हम ज़बानी जमा खर्च कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, करारदाद को पास कर सकते हैं, लेकिन किसी के काम नहीं, क्योंकि हम खुद अपने काम में यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अमेरिका एक बार फिर से रुकावट बना है। इसराइल के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी नहीं होने दिया गया सलामती काउंसिल के इजलास में। क्या आलम इस्लाम मिलकर भी, मुस्लिम ममालिक मिलकर भी अमेरिका को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते सर? अगर वो यकजा होते तो ये वो कर सकते थे, लेकिन आप देखें इस्लामी दुनिया भी वो मुनक़सम है। अरबों और ईरानियों के दरमियान लड़ाई है, कभी तुर्की के साथ में उनकी मतलब वो इख्तलाफात होते हैं, तो किसी मौजू पे मिल जाते हैं और रस्मी तौर पे वो यकजा हो के बयान देते हैं, लेकिन उनके आपस में कोई सही मानों में वो इत्तेफाक नहीं पाई जाती है। तो वो और 70 साल की गलत हुक्मरानी की वजह से, जिसमें हम भी शामिल हैं और अरब दुनिया भी, सिवाय चंद के जैसे मलेशिया हो, तुर्की हो और काफ़ी हद तक ईरान हो, इनके अलावा तो हम अपने ही बैड गवर्नेंस के शिकार हैं। हमारी ताकत नहीं है। और वैसे भी अमेरिका जो है और इजराइल आइडियोलॉजिकली, नज़रियाती लिहाज से भी वो इस्लाम दुश्मन है और वो फॉरेन टेररिज्म के तहत वो इस्लाम के साथ ये एक मुहिम चला रहे हैं। इस्लामोफोबिया के बारे में जो हम बात करते हैं, लेकिन वो इस्लाम जब तक हमारी कारकर्दगी ऐसी नहीं होगी कि दुनिया हमारी कदर करे, उस वक्त तक इस्लाम फोबिया जो है वो रहेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सारे फेलशुदा मुमालिक हैं। आपको लगता है कि दुनिया अब 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है सर ऐसे इश्यूज को लेकर? 2 ब्लॉक्स में तो या 3 ब्लॉक्स में, जितने भी ब्लॉक्स हों, अमेरिका कि ये अगर बड़े तनाज़र में देखा जाए तो अमेरिका के जो कंपटीशन है वो चीन और रूस के साथ है, बतौर ख़ास चीन के साथ। तो अफ़गानिस्तान में भी जो हो रहा है और अभी ये मशरक़ वस्ती में भी जो हो रहा है, दरअसल उसका कॉन्टेक्स्ट जो है ये इमर्जिंग कोल्ड वॉर, जो कि हॉट वॉर बन सकता है चीन के साथ, क्योंकि अमेरिका को अभी ये बहुत ज़्यादा शदीद एहसास हुआ है कि अगर हम लड़ते नहीं चीन के साथ अगले 10 साल में, तो चीन हमसे इस कदर आगे निकल चुका होगा कि हम उनसे लड़ नहीं सकेंगे। अभी हाल ही में मार्स पे चीन पे उतरा है और इस कदर दचका मिला है अमेरिका को, क्योंकि वो तो दुनिया को हर दिन टीवी पे, और उनका कमाल का अचीवमेंट है अमेरिका का बेशक, लेकिन साथ साथ, और मैं आपको कह रहा हूँ कि बाकी दुनिया में लोग इस कदर खुश हुए जब ये खबर आई कि चीन ने भी वो मार्स के ज़मीन पे उतरे और तस्वीर लेने लगे हैं। तो अमेरिका को ये खदशा है कि क्योंकि अमेरिका वो अपनी सैतरत, अपनी ग्लोबल हेजेमनी को वो बरकरार रखने की कोशिश में है, और इसराइल उनका जो ऑफशोर मिलिट्री बेस है वो अक़लीमी जो है हेजेमॉन बनने की कोशिश में है, ताकि मुसलमान जो है, देखिए उन्होंने मस्जिद सर अब कुछ समझ में आता है। आपको भी पता है कि जब बाइडेन इक़्तिदार में आए तो एक मुसलमानों ने इस हवाले से बड़ा उनमें एक पॉजिटिव एक मैसेज गया कि कश्मीर पर जिस तरीके से उन्होंने बात की, या मुसलमानों के राइट्स को लेकर उन्होंने बात की, तो एक पॉजिटिव मैसेज मिला कि जो अमेरिका के नए सदर हैं वो मुसलमानों के हक में बात करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो होने वाला जुल्म है उस पर बात करते हैं, कि जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पर बात करी। लेकिन अब फ़लस्तीन के मसले को लेकर जिस तरीके से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और ओपनली अमेरिका उसके साथ खड़ा है, हमारे सामने खुलकर आ गया सलामती काउंसिल के इजलास में, तो सर आपको लगता है कि ये फिर एक स्टेट पॉलिसी हुई, ये फिर सुदूर के आने से जाने से डेमोक्रेट आता है, रिपब्लिकन आती है, सर फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर एक उनके मुल्क की पॉलिसी है इस्लामोफोबिया के खिलाफ?
हैरत की बात नहीं है। अगर हम खुश फहमी में रहना चाहते हैं बाइडन के मुताबिक या किसी और सदर के बारे में, प्रेसिडेंट ओबामा के बारे में भी हम बहुत सोचते थे कि ओहो ये तो एक क्या उसे अफ्रीकन अमेरिकन आ गए हैं, ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी है, बहुत ही होशियार आदमी है, और नाम भी कुछ मुसलमानों वाला नाम है, इसकी हमदर्दियाँ, उसके दोस्त भी चंद पाकिस्तानी भी थे, आ भी चुके थे पाकिस्तान, लेकिन अपने होते हुए इन्होंने पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ क्या दोस्ती दिखाई? कुछ भी नहीं, ज़ीरो बटा ज़ीरो। तो ये उम्मीद रखना कि कोई अमेरिका का सदर आएगा और वो अपनी पॉलिसी ये देखें, इनके ये मुसलमान को एक प्रॉब्लम समझते हैं, और अगर मुसलमान जो है घुटना टेकता है, सरे तस्लीम खम करता है, तो फिर वो इन्हें कबूल करता है। अगर कोई आज़ाद रहना चाहता है, जिस तरह ईरान है, जिस तरह भी तुर्की है, जिस तरह सीरिया है, तो वो हमेशा उनको दुश्मन समझते हैं। पाकिस्तान, अफसोस हमने पाकिस्तान ही के साथ वफा नहीं रखा। एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ सर, जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को सिफारती सतह पर तस्लीम किया है, आप नहीं समझते कि उन्हें जो है ना वो चले ताल्लुकात ख़त्म नहीं, इस लिहाज से एटलीस्ट सस्पेंड तो कर सकते हैं एहतजाज के तौर पे? नीयत बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल इसराइल के साथ हैं और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उनको अपने पब्लिक ओपिनियन से वो खाइफ हैं, इसलिए उन्होंने ये OIC का जो डोंग है रचाया है कि हाँ भाई मिलें, एक स्टेटमेंट दे दें, ज़बरदस्त स्टेटमेंट, इसका कोई माना नहीं है। इसी तरह कश्मीर पे जब वो स्टेटमेंट रेजोल्यूशन पास करते हैं, फॉरेन डेलीगेशन इंडिया को भेजते हैं कि भाई इसको सीरियसली ना ले, ये पाकिस्तान है, दूसरे हमें मजबूर करते हैं, तो हमने रस्मी लिहाज से वो ये स्टेटमेंट दिया। इसी तरह फ़लस्तीन के बारे में इनकी कोई नीयत नहीं है कि वो उनकी तरफदारी करे अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सफीर जहांगीर अशरफ काजी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, पिछले 7 रोज़ में फ़लस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है, जो जुल्म और सितम हो रहा है फ़लस्तीनियों पर, मग़रिब खामोश है। OIC में मज़म्मती करारदाद मंजूर होती है, सलामती काउंसिल का जो इजलास हुआ उसका मुश्तरका एलामिया अमेरिका ने नहीं जारी होने दिया, उसने वीटो कर दिया। सर, ये फ़लस्तीन का मसला, क्या ये भी हम समझें कि जिस तरीके से कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, बाइडन उधर तो बोल देते हैं मुसलमानों के हक़ में, मुसलमानों पर जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है, लेकिन इधर अमेरिका जो है वो खुलकर सामने आ जाता है। तो सर, ये दोहरा म्यार जो अमेरिका का है, क्या मुस्लिम उम्मा मिलकर इस मसले पर, चाहे वो कश्मीर का मसला है, चाहे वो फ़लस्तीनियों का मसला है, अमेरिका को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती मुस्लिम दुनिया मिलकर? सर जी, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो मेरा ख्याल है कि कुछ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो उन पे हमें अग्री करना होगा, वरना बहस आगे नहीं चल सकती। पहली बात तो यह कि दोहरा मेयार सिर्फ अमेरिका का नहीं है, दोहरा मेयार दुनिया के बेशतर ममालिक का है। वो अपना इंटरेस्ट जहाँ देखते हैं तो और मेयार बना लेते हैं, जब उसके बरक्स कोई चीज़ होती है तो और मेयार बना लेते हैं। तो द वर्ल्ड इज़ लाइक दैट। ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई अखलाकियात के बुनियाद पे चीज़ें नहीं चल रही, कोई बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बहुत ज़्यादा पासदारी नहीं हो रही। तो इस चीज़ को तो एक तरफ, अगर हमने इस मामले पे आगे बढ़ना है, जो मेरी राय है, पहली बात तो ये कि इससे ये एक आलमी मसला भी है, क्योंकि आपने देखा कि और मुल्कों में इंसानियत के नाते हुए हैं मुजाहरे, और इवन इसराइल में कुछ यहूदियों ने कहा है कि सुन्नियत और यहूदियत को अलग करने की ज़रूरत है, और तमाम यहूदी भी इस बर्बरियत के हामी नहीं है। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं, और इसको मुसलमानों का मसला बाद में मैं बात करता हूँ, पहले हम इसको एक बैनुल-अक़वामी मसला, इंसानियत का मसला, ह्यूमन राइट्स का मसला जो है ना, उसको लेकर है, इस पर हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, ये मुसलमानों का मसला भी है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है इसकी जगह बैकग्राउंड देखें तो उसमें कोई शक नहीं है। तो मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर हमें
पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे OIC में मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपना रोल अच्छा किया है अदा। उसके बाद ये अरबों का मसला है, जो वहाँ पर अगर लोकल अगर वहाँ का वो देखा जाए एक उस इलाके का मसला भी है, तो सबसे ज़्यादा तो अरबों को मिलकर इसके ऊपर जो है ना काविश करनी चाहिए। और मेरी ये सजेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि हमें दुनिया के साथ मिलकर भी बहुत आवाज़ उठानी चाहिए, मुसलमानों के साथ मिलकर भी बहुत आवाज़ उठानी चाहिए, अरबों के मौक़िफ़ की भी हमायत करनी चाहिए, लेकिन अरबों से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अरब कंट्रीज जो इजराइल को तस्लीम करें, उनका क्या करें सर? वो कैसे खड़े होंगे इनके साथ? वो तो अभी शायद सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि तस्लीम करते वक्त अगर ये शर्त रख देते कि हम एक ये आपके साथ चाहते हैं कि आप भी अमन से रहे, फलस्तीनियों को भी अमन से रहने दें, तो अभी जिन्होंने तस्लीम नहीं किया जैसे पाकिस्तान है, मेरा ख्याल एक तो उनके मौक़िफ़ की तायीद होगी, और दूसरा उनके लिए एक ऑप्शन ये सामने आ गई है कि जब भी कभी ऐसी बात हो कि आपको ये करना पड़े तस्लीम, तो आप बगैर शर्त के तस्लीम ना करें। मेरे ज़हन में इसके 3 वो आती हैं चीज़ें। पहली बात तो ये है कि अब ये मेरी राय है, इसको आप जो भी कहें गलत हो सकती है, मैं इस पर मुसर नहीं हूँ, कि अगर इसराइल को उसके ज़िंदा रहने का हक दिया जाए तो शायद उसके दिल से ये खौफ ख़त्म हो जाए और वो कोई बात करने पर आमादा हो, लेकिन इस शर्त पर कि वो फ़लस्तीनियों को भी ज़िंदा रहने का हक दे, और जिस तरीके से अपने वो बढ़ाता है, वहाँ पर लोगों को बसाता है, वो बंद करे। और तीसरी बात, जो जेरूसलम है उसको इंटरनेशनल सिटी करार दिया जाए, जिसमें ईसाई, मुसलमान और यहूदी मिलकर उसका इंतज़ाम इंसराम करें अंडर UN पैटर्नेज। ये 3 चीज़ों पर हमें आगे बात बढ़ानी चाहिए। इसराइल अभी एक हकीकत है, ये कहना कि हम उसको नीस्त नाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये शायद इतना प्रैक्टिकल नहीं है, कि उनके पीछे अमेरिका भी खड़ा है और भी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ प्रैक्टिकल है, डूएबल है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। सर, UN में जो जा रहे हैं 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कौमी असम्बली में बताया, पाकिस्तान, टर्की, सूडान और फ़लस्तीन के जो वज़राए ख़ारजा हैं ये जा रहे हैं UN। सर, कितना मौसर फैसला है ये? जी, मेरा ख्याल है ये अच्छा है, क्योंकि जब UN सिक्योरिटी काउंसिल करारदाद पास नहीं कर सकी, तो फिर UN की जनरल असेंबली जो है वो करारदाद पास कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर वीटो नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा ऑप्शन है, अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये तो हमें पता था कि अमेरिका ज़रूर उसको वीटो करेगा। लेकिन देखिए, यहाँ तक तो हमें बात माननी चाहिए कि चाइना ने इनिशिएट की, वो जो कि मुस्लिम मुल्क नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था कि हमें इसको ज़रा और तनाज़ुर में भी देखना चाहिए। तो इसकी तायीद बहुत है, लेकिन ये कुछ ले और दे के मामला से ये मसला हल होगा अगर हमारे सर वो मामला क्या हो सकते हैं गिव एंड टेक के? जी, वो मैंने बताया कि आप इसराइल को कहें कि हम आपको जीने का हक देंगे, बशर्ते कि आप फ़लस्तीनियों को जीने का हक दें, और तीसरी बात यह है कि जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी करार दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तैयार जनरल रिटायर्ड नाइम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ऐवान के अंदर तो आज तमाम सियासी जमातों ने फ़लस्तीन के मामले पर यकजहती का मुजाहरा किया। एक पेज पर हमें सियासी क़यादत नज़र आई, लेकिन ऐवान के बाहर हुकूमत और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के मामले पर हमें आमने सामने नज़र आए। आज दिन का आगाज़ हुआ सियासी तौर पर शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी करने की तस्दीक की। वफाकी वज़ीर दाखिला के जारी करदा इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात का 7 अरब रुपए का केस है। शहबाज शरीफ के खिलाफ नायब रेफरेंस का ट्रायल शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने से ट्रायल ताख़ीर का शिकार हो सकता है। इस नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत मुकदमे में एक मुलजिम के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। हुकूमत के पास ऐसी कोई दस्तावेज़ात नहीं जिससे ये साबित हो कि शहबाज शरीफ को मेडिकल इलाज की ज़रूरत है। आज जहां वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL की लिस्ट में डाला,
वही वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वफाक ने वजारत दाखिला के ज़रिए दायर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वापसी के ज़ामिन है, जबकि शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटा, बेटी और दामाद पहले से ही मफरूर हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना देने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शहबाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में 6 सरकारी अफसरान, सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA और दीगर को फरीक बनाया। शहबाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रियासती इदारों को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसरान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया, लिहाजा नामजद अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके इन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाए। अब जहाँ शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ कानूनी महाज पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वहीं ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान एक टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान मई के इख्तिताम पर यानी इस महीने के आखिर में PDM का सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तफाक हुआ है। जबकि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि मरीम नवाज़ ने भी हुकूमत पर खूब तनकीद की। अब मरीम नवाज़ ने इस हवाले से क्या कहा, ज़रा देखिए। गद्दार उसको कहते हैं जब पूरा बैनुल अक़वामी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हो और वो टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर ये कहे कि जो पाकिस्तान के सफीर हैं वो सही काम नहीं कर रहे, इसको गद्दारी कहते हैं। गद्दार वो है जो दूसरे मुल्कों में बैठकर छुप छुप कर कश्मीर को बेचने का प्लान बना रहा हो। गद्दार उसको कहते हैं जो मुल्क और कौम के साथ धोखा करे और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेले, और जब रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर 1 किलो चीनी के लिए लाइनों में अवाम को लगना पड़े और उनके अंगूठे पर निशान लगाया जाए, गद्दारी इसको कहते हैं। नवाज शरीफ अवाम का वजीर आजम था, सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं था, सिलेक्ट होकर नहीं आया था, किसी के कंधों पे चढ़ के नहीं आया था। जब ऐसे वजीर आजम को इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान के कौमी इदारों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको गद्दारी कहते हैं। क्यों एक बार फिर से गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं, गद्दार गद्दार की आवाज़ें आने लगी हैं सियासतदानों की तरफ से। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका, थैंक यू। जावेद अब्बासी साहब, अब शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने का मामला है। हुकूमत कहती है कि शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया जा सकता, ये बाहर जाएंगे तो ये वापस नहीं आएंगे। पूछना मैं आपसे ये चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर नवाज शरीफ साहब अपने मुकर्ररा वक्त पर वापस आ जाते, शहबाज शरीफ साहब उनके गारंटर हैं, वो उनको वापस ले आते, तो आज शहबाज शरीफ का बाहर जाना मुश्किल ना होता, आज उनका नाम ECL में ना डलता, एक एतमाद बहाल करते नवाज शरीफ साहब को वापस लाके। आपको नहीं लगता एक बदएतमादी है हुकूमत के दरमियान और नून लीग के दरमियान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाहर जाने के मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और उसकी सारी कैबिनेट के जो असाब हैं उन पर छाए हुए हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है कैबिनेट और इमरान खान वज़ीर आज़म के पास कि वो किसी तरह कह रहे हैं कि हमने शहबाज शरीफ साहब को किसी तरह जेल में रखना है और जेल में डालना है। अब आप देखेंगे जब शहबाज शरीफ साहब की बेल हमने मूव किया और हाई कोर्ट ने बेल दी और जो जजेस साहिबान थे, जो लार्जर बेंच था, उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ था उस पर जो एलिगेशन लगे थे वो सारे एलिगेशन नैब साबित करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि कोई उनके खिलाफ न किकबैक का केस साबित हुआ है, ना एसेट बिहाइंड मीन वो साबित कर सके और ना ही कोई और करप्शन का ऐसा एलिगेशन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ है कि उनके खिलाफ रेफरेंस फायर है, उसे जेल में उन्हें रखा जाए, लिहाजा हम उनको बेल पर रिहा करते हैं। और ये इस फैसले में नहीं, जब पहले भी शहबाज शरीफ साहब को जेल में लेके गए थे तो आपने देखा है कि वो सारे केसेस कहाँ हैं जो ये इमरान खान साहब कह रहे थे कि खरबों रुपए की करप्शन है और मैं सारी साबित करूंगा और मैं लेके आऊंगा। फिर
अदालत में हम गए और अदालत को कहा कि चूंकि उनका मेडिकल चेकअप साल में 2 दफ़ा होता है, वो कैंसर के मरीज रहे हैं, लिहाजा आप इजाज़त दें। यह इजाज़त अदालत ने दी थी उन्हें कि आप 1 टाइम के लिए वहाँ जाएँ, इलाज करके वापस आ जाएँ। इमरान खान साहब अपनी दुश्मनी में इस हद तक आगे चले गए कि ये अटैक उन्होंने अदालत पे किया है। ये अदालत में उन्होंने ये इजाज़त क्या मेडिकल ग्राउंड्स में मिली है? फैसले में तो कहीं नहीं लिखा था लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर में कि अदालत जो है ना वो इजाज़त दे रही है, मेडिकल ग्राउंड्स पर इजाज़त मिल रही है। शहबाज शरीफ जो है वो इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं। अब मेडिकल ग्राउंड का तो ये फैसला नहीं था, उस ग्राउंड पर तो आप लोगों को इजाज़त नहीं मिली। मेरा ख्याल है कि आपने सारी वो ज़रा डिटेल से देखा नहीं है। उन्होंने 1 टाइम जब कहा तो उन्होंने कहा कि हम किस बुनियाद पे जा रहे हैं, जो वो हमने आर्गू किया था कि उनकी ये अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, ये रिटर्न टिकट हमने वापस आना है। और अदालत ने सुन के फिर प्रोसिक्यूटर को सुना, हुकूमत के जो वकील हैं जो नैब के थे उनको सुनकर उन्होंने फिर जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको अलाउ करते हैं जाने के लिए, क्योंकि हमने वहाँ आर्गू ही ये किया था, आर्गू नहीं किया था कि हमने किसी विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं या किसी और मकसद के लिए जा रहे हैं। वो अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की जो अदालत को कहा गया है। क्या हुकूमत यहाँ पर हक बजानिब नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत जो इतनी इमरजेंसी में उनको बाहर भेजा गया, काबीना ने फैसला किया, काबीना ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि मैंने भी सोचा कि इनकी तबीयत इतनी ख़राब है तो इनको बाहर जाने दिया जाए। अब जब इतनी सीरियस मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको जाने की इजाज़त नहीं मिली और वो वापस नहीं आए, तो क्या हुकूमत एक अपॉइंटमेंट शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया उस पर बाहर जाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? यही तो मेरा सवाल था कि एक बदएतमादी है। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते, शहबाज शरीफ उनको ले आते तो आज इजाज़त मिल जाती, नाम ECL में ना होता। एक तो जो आपने कहा कि हुकूमत होती कौन है, इस हुकूमत को पूछता कौन है? क्या हमने हुकूमत से इजाज़त ली थी? हम अभी भी इनसे इजाज़त नहीं लेंगे। ये वो हुकूमत है जिससे हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। अदालत हमने इजाज़त ली, अदालत से ली थी, अदालत के पास इख्तियारात हैं, केसेस हमारे अदालत के पास हैं। अदालत अगर रिलीफ दे दे, अदालत किसी को कह दे कि ये बाहर जा सकता है, तो हुकूमत कौन होती है रोकने वाली? अभी मैं आता हूँ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस है, आपको याद होगा कि उनका केस अदालत में गया था। हुकूमत को अदालत ने कहा, हुकूमत ने उनको ECL से उनका नाम निकाला था और उनको बाहर जाने की इजाजत दी रही थी। ये जो उनकी मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, हर रोज शाम को वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताती थी उनकी बीमारी के मुताबिक, और वाकई वो सच्चाई थी। अब मसला क्या है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज कराने के लिए गए थे। जो ही वहाँ गए, आपको पता है कि कोरोना के मामला सारी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया गया है। जो रूटीन सर्जरी करवानी थी वो हर दुनिया सारी में रुकी हुई है, इसलिए अदालत ने उनको रिलीफ दिया था। अदालत ने कहा था कि आप जाए इलाज करा के आए। ये मामला शहबाज शरीफ साहब से अदालत पूछ सकती है, ये किसी कोई ना इमरान खान साहब पूछ सकता है ना कैबिनेट पूछ सकती है। ना हमने कैबिनेट को गारंटी दी थी, वो गारंटी हमारी वफाकी हुकूमत चली गई ना, अदालत बुलाएगी। हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हुकूमत भी चली गई है जनाब। इस हुकूमत की बात आप समझ, यहाँ पे इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब आप भी बाहर जाएंगे इंशाल्लाह इलाज कराने के लिए। इंशाल्लाह ये अदालतें में ये साबित करने में नाकाम होंगे, क्योंकि ये झूठे केसेस की वजह से शहबाज शरीफ साहब को रोकना चाहते हैं। ये इमरान खान साहब इस नैब अदारे को अपनी जाती दुश्मनी, अपना स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम हमेशा से कहते थे कि ये हुकूमत और नैब का गठजोड़ है, क्या वाकई सिर्फ बाहर जाना शहबाज शरीफ का जो मकसद था वो सिर्फ इलाज की वो जो अपॉइंटमेंट थी वो था, कोई सियासी मकसद नहीं था? सियासी सूरत हाल पर डिस्कस करना, प्लानिंग करनी, आइंदा की स्ट्रैटेजी कि ऑपोजिशन को किस तरह लेकर चलना है, इन मामलात की वजह से नहीं जा रहे थे, आप ये कह रहे हैं? ये पार्टी यहाँ है, लोग यहाँ हैं जिनके साथ डिस्कस करनी है, वो पाकिस्तान में सारे बैठे हुए हैं। सियासी जमात यहाँ आए, वहाँ किससे जाकर उन्होंने गोल्डन ब्राउन से डिस्कस करना था, उन्होंने जाकर वहाँ किसी और सरबराह, पार्टी का सरबराह कौन है, पार्टी का कायद कौन है? नवाज शरीफ साहब, वो तो बाहर बैठे हुए हैं ना। जरा सुन ले, नवाज शरीफ साहब से अगर डिस्कशन की जानी हो तो उसके लिए कई राब्ते हो सकते हैं। डिस्कशन मुसलसल उनके साथ हमारी जारी रहती है। आपका क्या ख्याल है कि ये डिस्कशन सिर्फ वहां जाकर ही की जा सकती है? उसके लिए ओपन है, उसके साथ डिस्कशन हो रही है। हर फैसले में सब मियाँ नवाज शरीफ साहब की राय ली जाती है, उनको हुक्म के मुताबिक सारे फैसले किए जाते हैं। उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे पास कि हमने जाकर वहाँ पर्दे में डिस्कस करना है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब की आप मेडिकल हिस्ट्री देख लें कि वो अमेरिका और इंग्लैंड दोनों से, चूंकि उनकी एक ऐसी मुजी मर्ज में वो मुबतला हो गए थे जिसका वो इलाज हमेशा से करवाते थे। अब इन होना तो ये चाहिए था, वज़ीर आज़म साहब में इतना बड़ा दिल होना चाहिए था, इतनी उनके अंदर होनी इंसानियत की
कोई वो कदर होनी चाहिए थी कि वो खुद कहते कि अगर वो अपने इलाज के लिए जा रहे हैं, जिनको खुद इजाजत दी उन्होंने, जिनके लिए उनका दिल नर्म हुआ, बाद में वो पछताए प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पूरी कैबिनेट पछताई, जिन लोगों ने इजाज़त दी है, जो लोग समझते थे कि जाना चाहिए, खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो गया तो सारा इस हुकूमत के सर पर पड़ेगा, आज वो पछता रहे हैं, तो आप फिर कह रहे हैं कि इस हुकूमत को खुद से जो है ना वो सोचना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे सोचते जब पहले भाई को इजाज़त दे के वो पछता रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप जरा अपने आप का भी रिकॉर्ड जरा देखें, हुकूमत से उस वक्त भी हमने परमिशन ले ली थी, ना आज लेंगे। अभी शहबाज साहब के केस में उस वक्त भी परमिशन हमने कोर्ट से ली थी, कोर्ट ने अलाउ किया था और हम गए थे। अभी भी इंशाल्लाह कोर्ट से परमिशन लेके हम जरूर जाएंगे। हुकूमत कोई मैटर ही नहीं करती है, हुकूमत से उस वक्त किसने इजाजत दी थी? हम अगर हुकूमत से इजाजत लेके जाते, गारंटी हम हुकूमत को अगर देते तो वो तो आपका सवाल जायज था। ना हमने हुकूमत से इजाजत ली थी, ना हमने गारंटी हुकूमत को दी है, ना अब शहबाज साहब के मामले में हमने हुकूमत से इजाजत ली है, ना इंशाल्लाह इनसे इजाजत लेंगे। कोर्ट में हमारा राइट है, हम कोर्ट में अपनी फाइट करेंगे, अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे और इंशाल्लाह बाहर जाएंगे। मौलाना साहब के साथ राब्ता हुआ शहबाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक, क्या वाकई इस महीने के आखिर में कोई आप लोग तहरीक चलाने का सोच रहे हैं, दोबारा से ऑपोजिशन पीडीएम को जो है ना वो एक्टिव करने का सोच रहे हैं, बाकायदा कुछ स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं आप लोग मौलाना साहब के साथ मिलकर? बिल्कुल बिल्कुल बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह लीड करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी बात हुई है, आइंदा बात और होगी। सारी अपोजिशन है, उनका हमारा राब्ता, पीपल पार्टी की लीडरशिप से भी राब्ता है, बाकी जमातों से भी। और इस हुकूमत, ये मामला हमारी जात का नहीं है, ये मामला मुस्लिम लीग नून का नहीं है। आज इस मुल्क की अवाम जिन मुश्किलात में पेश हैं, जहाँ महंगाई का तूफान खड़ा है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ गवर्नेंस के इशू हैं, जहाँ आटे, चीनी और दवाइयों की कीमतों में, और आप रिंग रोड के ऊपर जो खरबों रुपए की इस मुल्क के अंदर करप्शन हो रही है, इस मुल्क के आम आदमी जो है उसकी जिंदगी मुश्किल हो रही है। और अगर आप भी अपोजिशन ना उठी, अल्लाह ना करे इनकी नालायकी की वजह से ये मुल्क किसी ऐसी, लेकिन हुकूमत के वजीर अच्छी मिसालें कायम कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब, जिनका नाम लिया जा रहा था रिंग रोड स्कैंडल में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो कह रहे हैं कि जब तक मैं इन तमाम इल्जामात से बरी नहीं हो जाता तब तक मैं ये ओहदा नहीं संभाल सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमेशा एक ही बात की है कि अगर किसी सिटिंग मिनिस्टर का नाम किसी स्कैंडल में आता है तो वो अपने आप को अलहदा कर ले उस ओहदे से, जब तक वो तमाम तहकीकात इन्वेस्टिगेशन हो ना जाए। तो जो मुशीर हैं, वुज़रा ही अच्छी मिसालें तो वैसे कायम कर रही है हुकूमत। बिल्कुल अच्छी मिसाल किया, इनके नाम आए, इनको ये काम करना नहीं चाहिए था। आवाम का दबाव बढ़ गया है, ये पहले ऐसा भी हुआ है, दवाइयों की कीमतों में पैसे खाए गए। वज़ीर सेहत के बारे में जब अपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई थी, उनको निकालना पड़ा और खुद उन्होंने साबित हुआ कि ये मामला ठीक था। यही चीनी के मामले में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, यही मामला हुआ है। अभी आज नैब ने कहा है कि ये लोग इन्वॉल्व थे, ये इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इन्होंने रिजाइन किया। और आप देखेंगे अगर फेयर इंक्वायरी हुई है, नैब ने अगर इनके ऊपर सही ट्रायल किया, इनको सजा भी होगी। ये जिस तरह बंदर बांट कर रहे हैं, जिस तरह ये ट्रांजैक्शन में एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, जिस तरह ये पाकिस्तान की इकानमी को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, अगर वजीर ऐसा काम करेंगे तो किसी हुकूमत के वज़रा ऐसा सोच भी सकते थे कि वो अपने जाती इंटरेस्ट के लिए, अपने जाती मकासद के लिए अपनी पोषण इस्तेमाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और शहबाज शरीफ साहब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है कि जो है ना हुकूमत ने फैसला नहीं माना लाहौर हाई कोर्ट का। कहा गया कि हुकूमत तो ये कह रही है कि ज़मानत मेरिट पर नहीं दी गई, अब मामलात लीगल बनते जा रहे हैं। आपको मैं जावेद अब्बासी साहब भी मेरे साथ थे, मैंने उनसे भी ये सवाल किया कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते और शहबाज शरीफ साहब उनको एज ए गारंटर वापस ले आते तो एक जो बदएतमादी की फ़ज़ा थी ये भी ख़त्म हो जाती और आज शहबाज शरीफ साहब को भी बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती। सर, आप एग्री करते हैं इस बात से? जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही बात है। इवन अदरवाइज भी कोई ऐसी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी लंदन से नहीं आई। कह नहीं सकते, बीमारी के मामले में आदमी को ज़्यादा कमेंट इस तरह वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ना वो रिपोर्ट सबमिट करा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, मेडिकल रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है डिसऑनेस्टी है, क्योंकि आपने और कुछ नहीं, क्योंकि आपके भाई ने आपकी गारंटी ली थी, आपको चाहिए था कि आप और कुछ नहीं तो लंदन में जो भी इलाज हो रहा है वो है उसकी एक प्रोग्रेस मंथली रिपोर्ट, एटलीस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट कराएं। उसमें
लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके बाद एकदम चीज़ें पलट गई हैं और उसके बाद कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही। तो ये अपनी जगह वैलिड पॉइंट है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते, 3 महीने नहीं 6 महीने बाद वापस आ जाते, तो शायद आज सूरत हाल वैसी नहीं होती। गवर्नमेंट के अपने भी शॉर्ट कमिंग्स हैं कि वो शहबाज शरीफ को हर सूरत में रोकना चाहते हैं। और अब जो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने कंटेम्प्ट की दाखिल की है, उसमें मेरा ख्याल है चूँकि गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, तो मेरा ख्याल है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, गालबन लाहौर हाई कोर्ट भी उस एप्लीकेशन को शहबाज शरीफ की इंटरटेन नहीं करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में वो डेट कब लगती है, क्योंकि समर वेकेशंस भी आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो समर वेकेशंस के बाद लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जो फाइल की है उसमें कोई उन्होंने अर्जेंट हेयरिंग वेयरिंग की दरख्वास्त नहीं दी। लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट की इंटेंशन मज़हर अब्बास साहब, नून लीग का ये मौक़िफ़ कितना वैलिड है? वो बात करते हैं कि शहबाज शरीफ की एक हिस्ट्री है, वो बाहर से जो इनकी बीमारी है उसका इलाज करवाते आ रहे हैं, फिर जब जाते हैं वापस आ जाते हैं। पिछले साल भी आपने देखा कि वो मार्च में गए और यही बात कही जा रही थी कि नवाज शरीफ गए, वो वापस नहीं आए, शहबाज शरीफ गए, ये भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इन सब बातों को, दावों को गलत साबित किया और वो वापस आए। तो नून लीग का ये मौक़िफ़ कितना इसमें वज़न है कि अगर हुकूमत जाने देती, उनकी हिस्ट्री तो देख ली थी कि शहबाज शरीफ जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। ये हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री अपनी जगह वो है, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने एक्नॉलेज भी किया है, लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि वो नवाज शरीफ के गारंटर हैं और नवाज शरीफ नहीं आए वापस। नवाज शरीफ को आना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट की इंटेंशन ज़ाहिर है हर 2 सूरतों में गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी कि उन्हें कम वोट में, और जिस तरीके से उनका नाम ECL में डाला गया है वो बदनीयती पर मुश्तमिल नज़र आता है। उसमें जो रीज़न्स दिए गए हैं वो उतने वैलिड रीज़न्स नहीं हैं उसमें। लेकिन सिचुएशन ज़ाहिर है यही है कि चूँकि नवाज शरीफ का एक्सपीरियंस उनके सामने है गवर्नमेंट के, और मेरा ख्याल है इसको जिस कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाज़त दी थी, उस कोर्ट को भी इस चीज़ को गौर ज़रूर करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब अब तक वापस नहीं आए हैं। अब लगता है कि इजाज़त ना मिलने के बाद जो है ना वो मौलाना साहब के साथ प्लान्स बन रहे हैं, नई स्ट्रेटजी बनेंगी, कैसे ऑपोजिशन को, PDM को दोबारा से एक्टिव करना है। आपको नहीं लगता हुकूमत को चाहिए था, जाने देती हुकूमत ने खुद ही अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ली, अब वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, ऑपोजिशन को एक्टिव करेंगे और हो सकता है दोबारा कोई तहरीक चलाई जाए हुकूमत के ख़िलाफ़? देखिए तहरीक वहरीक तो मुझे अभी नहीं लगता कि कोई जो सूरत हाल है, जो कोविड की सूरत हाल है, जो अदरवाइज़ इस वक्त मौसम की सूरत हाल है, उसमें तो मुझे सितंबर अक्टूबर से पहले कोई इस किस्म की लॉन्ग मार्च या इस तरह की कोई चीज़ नहीं नज़र आती होती हुई, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट अपने जो है प्रॉब्लम्स में इतनी फंसी हुई है। अभी पता नहीं जहांगीर तरीन साहब का एंड क्या होता है। अभी जुल्फ़िकार बुखारी साहब का भी एक इशू खड़ा हो गया, रिंग रोड वाला इशू भी खड़ा हो गया। तो गवर्नमेंट खुद ही अपने लिए बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े कर रही है। लेकिन शहबाज शरीफ को ना जाने देना मेरा ख्याल है थोड़ा सा इमरान खान की अना का भी मसला हो गया है, क्योंकि वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे जिस तरीके से नवाज शरीफ गए और बाद में पछताए भी और ऐलान कहा कि मैंने तो तरस खा के इजाज़त दी, सोचा कि कुछ हो ही ना जाए। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत का ये पॉइंट बिल्कुल ठीक भी, इसको हमें समझना चाहिए कि वो पछता भी रहे और इसी वजह से पछता रहे हैं कि गारंटर ला नहीं सके, नवाज शरीफ अपने वक्त पे नहीं आ सके वापस? नहीं, मैंने यही कहा कि अगर वो फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ साहब नहीं भी आ रहे तो एटलीस्ट मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स तो जो रेगुलर वो अगर वहाँ कोई चेकअप वेकअप करा रहे हैं, कोई उनकी ऑपरेशन होना है नहीं होना, कोई रिपोर्ट्स तो सबमिट करें ना। ही पाकिस्तानी हाई, इवन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही, क्योंकि पाकिस्तान हाई कमिश्नर कोर्ट ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वहाँ विज़िट करते रहेंगे कि क्या प्रोग्रेस है। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की भी कोई रिपोर्ट पाकिस्तान आई कि नवाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से और जो चेकअप्स वगैरह हैं। लेकिन ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लिए ये कल एक एम्बैरसमेंट बन सकती है कि नवाज शरीफ साहब को इस तरीके से बाहर जाना और फिर इतने लंबे अरसे के लिए वहाँ रुक जाना और फिर उसके बाद ये कहना कि जी जब तक हालात यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा वापस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है इसमें नजर आता है। और
चूँकि शहबाज शरीफ ने अपनी गारंटी पे भेजा था तो शहबाज शरीफ 10 मरतबा जाके वापस आ जाए, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब को ये कहीं ना कहीं इनको कहना पड़ेगा आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पे नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए और इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप वापस आ जाएंगे अब की बार। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मसा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में मजमूई तौर पर कोविड के तशख़ीस के लिए 36,725 टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में कोरोना केसेस के मुस्बत आने की जो शरह है ये तकरीबन 8% रही, जबकि एक्टिव केसेस कम होकर 68,223 रह गए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने मुल्क में लॉकडाउन में नरमी करते हुए बाज़ारों को रात 8 बजे तक जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त दे दी है, लेकिन सिंध हुकूमत ने इन हालात के पेश नज़र NCOC के फैसले के बरक्स दोबारा से लॉकडाउन का इंदिया दिया है। मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि NCOC ने लॉकडाउन में नरमी का जो फैसला है शायद ये उजलत में किया है। उनका कहना है कि आइंदा इजलास तक देखेंगे, अगर हालात बेहतर ना हुए तो फिर सख्त फैसले करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पहले जो केस की तस्दीक थी ये 26 फरवरी 2020 को हुई थी, और अब जो मुल्क में वायरस की तीसरी जो लहर है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लहर है जिसका इस वक्त जो है ना वो हम मुकाबला कर रहे हैं। हुकूमत की मुसलसल अपीलों के बाद अवाम में वैक्सीनेशन करवाने के हवाले से एक शऊर भी देखने में आ रहा है, और अब वैक्सीनेशन के अमल में हमने तेज़ी भी देखने में जो है ना वो हमें मिल रही है। दूसरी तरफ 30 साल से जो ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनकी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी हो चुका है। पिछले 6-7 दिनों में जो लॉकडाउन लगा रहा, मार्केट्स भी बंद रहीं, सिवाय ग्रॉसरी स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स के कुछ भी खुला नहीं था। कितनी कमी आई केसेस के हवाले से, रेशो कितनी नीचे गई, मैं बात करूँगी। मुझे सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ज्वाइन करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, ईद से पहले जो एक हफ़्ते का लॉकडाउन था, मार्केट्स भी बंद थी, रेस्टोरेंट्स तो पहले से ही बंद थे, इंडोर भी अब तो पहले से बंद था, आउटडोर भी बंद किया गया, फिर शॉपिंग मॉल्स को बंद किया गया। इस खतरे के पेश नज़र के जो ईद की वजह से ईद के नज़दीक आखिरी अशरे में जो रश होता है उससे बचा जा सके और केसेस कम हो, कितनी कमी आई है, रेशो क्या है इस वक्त इस लॉकडाउन के बाद केसेस की? शाजिया, जो हमने आपको पता है कि 6 दिन तो मुकम्मल बंद था, उससे पहले भी बड़ा स्ट्रिक्टली SOPs पे हुकूमत ने अमल दरामद करवाया, उसकी वजह से फ़ायदा डेफिनेटली हुआ। पहले तो हम प्लेटो कर रहे थे, यानी प्लेटो करके तकरीबन उतने केसेस आ रहे थे जितने केसेस सेहत याब होकर घर जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस 6 दिन का असर जो है वो तो अगले आपको पता है हफ्ते 10 दिन के अंदर ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि आज के दिन में अगर मैं देखूं तो 1700 पॉजिटिव केसेस आए हैं, यानी कुछ हम 3000 केसेस पर डे, 4000 कहाँ हमारा अब नंबर ऑफ केसेस 1700 हो गए। फर्टिलिटीज़ जो हैं वो 44 है। अच्छा। और इसी तरह से जो अस्पतालों में दाखिले हो रहे हैं उनमें वाज़िया कमी आई है। अच्छा। यानी आज के दिन में अगर मैं देखूं तो 244 अगर क्रिटिकल पेशेंट्स थे लाहौर के अंदर तो कम होके 163 पे। जब ये आप इस तरह के तादाद में कमी देखते हैं तो डेफिनेटली ये जो पाबंदियाँ लगाई गई, SOPs प्रैक्टिस की गई, इसकी वजह से मुस्बत असर हुआ और कोविड की जो ये हमारी बहुत ज़्यादा स्पाइक थी। अच्छा, एक और जो हम तब्दीली देख रहे हैं वो कि वैक्सीनेशन के हवाले से जो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे उनमें भी एक शऊर भी आ रहा है, और लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का जो अमल है वो भी जो है ना वो हम इसमें भी तेज़ी देख रहे हैं। क्या ये भी एक वजह है कि वैक्सीनेशन भी लोगों की जैसे जैसे हो रही है केसेस कम हो रहे हैं? मेरा ख्याल है जो अभी तक तो हमने जो नंबर ऑफ़ वैक्सीनेशंस लगाई हैं वो तकरीबन हमारा 22 लाख प्लस, यानी 22 लाख, और आज रात की अगर मैं मिला लूँगी तो कल तक हम इंशाल्लाह सुबह तक 23 लाख प्लस हो जाएंगे। लेकिन वाज़ह फ़र्क तो आपको तब आएगा इंशाल्लाह जब हम तकरीबन 1 करोड़ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा। उसमें फिर हमें डेफिनेटली उसका असर देखना नज़र आ जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि जो आपकी
सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन थी, जिनमें सीरियसनेस होना, इस वबा मतलब जब कोरोना लग जाए मरीज़ का सीरियस होना, हॉस्पिटल में दाखिला हो जाना, फिर दाखिले के बाद खुदा न खास्ता जिस तरह इंतकाल होना, उस एज ग्रुप में तो मेरा ख्याल है तकरीबन मेजॉरिटी को इस वक्त लग गई है। जो एज ग्रुप हमारा एज 40 से ऊपर है वो तकरीबन 2.5 करोड़ लोग बनते हैं हमारे। तो अब अगर हम इंशाल्लाह इसमें करोड़ लोगों को भी लगा लेंगे तो इसमें असर होना शुरू हो जाएगा। क्या 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का, उसके लिए ज़रूरी है कि इतनी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल हो, इसकी दस्तयाबी को भी मुमकिन बनाना ज़ाहिर है फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टाइम लिमिट क्या है, आप लोगों का टारगेट क्या है कि कितने अरसे में आप लोगों ने 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है? देखिए ना, अगर मैं तो सिर्फ पंजाब की बात कर रही हूँ ना, मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह जिस तरह वैक्सीन की इस वक्त दस्तयाबी हो रही है, हमारे लिए जुलाई के एंड तक उस टारगेट पे पहुँचना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इंशाल्लाह उस टारगेट पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी जो हमें हदफ दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम तकरीबन 1,30,000 से 1,40,000 रोज़ाना वैक्सीनेशन करें। अगले महीने हमने इसको 2.5 लाख पे लेके जाना है और उससे अगले महीने 3.5 से 4 लाख पे लेके जाना है। तो इंशाल्लाह हम 1 करोड़ से लगभग ऊपर चले जाएंगे विद इन बाय द मंथ ऑफ जुलाई। और हमारी इतला के मुताबिक इस वक्त 3 करोड़ वैक्सीनेशन की कमिटमेंट ऑलरेडी हुकूमत के पास है, जिसमें मेन वैक्सीन जो है वो हमारी चाइना से आ रही है। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैरियत रखे। अगर अपने SOPs पे सबसे अहम चीज़ है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि वैक्सीन लगने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना लग नहीं सकता, तो आपने एहतियाती तदाबीरें तो नहीं छोड़नी, उसकी तो आपने हिफाजत करनी है। ये ज़रूर है कि अगर वैक्सीन के बाद आपको ये वबा मतलब ये कोरोना लगे, उसकी इंटेंसिटी उतनी चांसेस कम है कि मतलब उसकी बिल्कुल सही। अच्छा, क्या अभी भी शिकायत हैं, जैसे वैक्सीनेशन लगने का जब आगाज़ हुआ लोगों को लगी तो बहुत से लोगों ने शिकायत की कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे और नहीं लगवाना चाहते थे वैक्सीनेशन। अभी भी ये शिकायत आ रही हैं? देखिए, अभी हम एस्ट्राजेनेका हमने लगानी शुरू कर दी है और मेरे अंदाजे में अब तक हम 2 लाख के करीब तकरीबन पहुंच चुके हैं। अभी तक तो ऐसा सच कोई वाज़ह शिकायत हमारे पास नहीं आई। हमने ख़ास तौर पे सबको बताया हुआ है कि हेल्पलाइन है, खुदा न खास्ता किसी को कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, आपने हमें ज़रूर इतला देनी है। और बाहर की दुनिया में भी जहाँ साइड इफ़ेक्ट्स आई हैं, वो अगर करोड़ बंदे को लगा तो उसमें तकरीबन अगर 25-30 बंदों में कोई माइल्ड से साइड इफ़ेक्ट्स या मेजर साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, व्हेन यू लुक एट द ओवरऑल एडवांटेज, तो उसमें आपको पता है कि किसी भी वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम तो हो सकते हैं छोटे मोटे, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि एस्ट्राजेनेका इज बीइंग गिवन ओनली टू एज 40 एंड अबव। फिर उसके बाद ये है कि लोगों को बताया है और समझाया कि भाई अगर कोई मसला भी आपको बने तो आप जितनी डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, सरकारी सतह पर तो स्पुतनिक आप लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिससे भी बात करें, बहुत से डॉक्टर से भी बात करें, तो वो स्पुतनिक की ज़्यादा बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर मंगवा रहे हैं और हर एक की कोशिश है कि वो स्पुतनिक ही लगवाए। तो क्या स्पुतनिक की अफादियत ज़्यादा है बाकी वैक्सीनेशन के मुकाबले में? मेरा ख्याल है कि अगर मैं देखूं तो जो साइनोवैक है, साइनोफार्म है, ये सारी आप देखें पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर ये वो लगी हैं वैक्सीन, ये जिनके नाम में ले रही हूँ। अगर इनकी अफादियत है तो इसीलिए लगी है। जहाँ तक स्पुतनिक का ताल्लुक है, हर वैक्सीन की अपनी अफादियत है और उसकी वजह से जिन लोगों को लगी है स्पुतनिक, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लगी है। हमने रजिस्टर ज़रूर की है विद ड्रैप। अभी तक हुकूमत ने स्पुतनिक नहीं ली। कोशिश हम भी कर रहे हैं कि जो भी वैक्सीन हमें जहाँ से मिल सके हम जितनी जल्दी उसको दस्तयाब करेंगे अपनी लोगों के लिए, उतनी जल्दी हम उनको वैक्सीनेट कर सकेंगे। लेकिन अभी तक मेरे इतला के मुताबिक हमारे पास साइनोफार्म है, साइनोवैक है, कॉन्साइनो है, एस्ट्राजेनेका है, जो हम हुकूमत की सतह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।